हेलो फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कॉमन सेंस टेक्निक और बेसिक नॉलेज के थ्रू हम कुछ प्रश्नों को आज फिर से सॉल्व करेंगे। 2024 के प्रश्नों को हमने लिया है। कल भी मैंने 2024 के प्रश्नों की संख्या लगभग 4 थी, उनको मैंने सॉल्व कराया है 4 प्रश्नों को। आज भी हमने लगभग 4 प्रश्न और लिए हैं। ऐसे ही हम 2024 से लेकर के पीछे तक पेपर जितने हो सकेंगे उतने हम आपको कॉमन सेंस टेक्निक से कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने से ही परीक्षा नहीं निकलती है। सिर्फ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज आपका बेहतर होगा तो प्रश्न आपके देखिए आराम से हो जाएंगे, जिसमें हमें कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे सिलेबस में भी लिखा हुआ है। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। अब पहला प्रश्न आप पढ़िए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, अब प्रश्न देखिए, कथन 1, कथन 2 और कथन 3। मतलब पहले अभी तक क्या हो रहा था, कथन 2 तक आते थे प्रश्न, कथन 1 और 2। और कथन दूसरा जो है पहले कथन की व्याख्या करने को कहता था। अब यूपीएससी ने पिछले 1 साल में क्या परिवर्तन किया है कि 3 कथन देने लगा। मतलब अपने पैटर्न में, अपने प्रकृति में उन्होंने कुछ चेंज किया और उसको इस तरह से पैटर्न के आधार पर देने लगा। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। ठीक है। फिर कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है, किंतु उनमें से केवल 1 कथन की व्याख्या करता है। कथन 2 और कथन 3 में से केवल 1 सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। और चौथे में ना तो 2 सही ना तो 3 सही। अब इस प्रश्न को करो, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तो ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। इसमें कोई विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल पढ़ो, इसमें कॉमन सेंस आराम से लगेगा। देखना, चट्टानों के अपक्षय, अपक्षय का मतलब आपको पता होगा, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि इस अपक्षय का मतलब क्या होता है, टूटना फूटना, चट्टानों का टूटना फूटना। ठीक, के कारणों में से एक कारण वर्षा। एक कारण बोल रहा है, एक कारण। देखिए, टूटती फूटती कई अन्य कारणों से, लेकिन एक कारण उसमें क्या होता है, जल की आवश्यकता। तो आपको पता है कि जल और धूप आपको किसी भी चीज में अगर लगातार पड़ेगी तो उसका टूटना फूटना चटकना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमारे इनसे पूछ रहा है कि चट्टानों के टूटने का एक कारण वर्षा है। तो वर्षा जो होती है आप यहाँ पर गिरती है चट्टान पे और इसको क्या कर देती है, चट्टान को हल्का सा ढीला कर देती है। जब ढीला करेगी धीरे धीरे इसमें धूप पड़ेगी और भी चीजें होंगी तो ये टूटने लगती है। तो एक कारण हम वर्षा मान के चल रहे हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक, फिर क्या कह रहा है दूसरा कथन, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होती है। आपको पता है कि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक, और भी गैसेज होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन हमको केवल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोला। ठीक, जब अम्ल वर्षा होती है तो उसमें कई सारे कारण होते हैं, लेकिन अभी हमको उतना नहीं जाना। अगर उधर जाओगे तो ये प्रश्न गलत हो जाएगा। ऐसी ही परीक्षा में भी सोचना है। अगर आपने ज्यादा चीजें सोचने की कोशिश करी, बस वैसे ही आप फेल हो जाओ, क्योंकि यहां पर आप विशेषज्ञ बनने जा रहे हो। विशेषज्ञ में क्या होता है, आप जल के बारे में और भी चीजें कि इसमें और भी गैसेज होती है, ये होती है वो होती है, हमको नहीं पता। हमको सिंपल पता CO2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर तीसरा कथन, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होती है या होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो वर्षा जल होता है उसमें वायुमंडल की जो वायु होती है वो भी तो इसमें अंदर रहती है। ऐसा मान के चलना है कि भाई वर्षा होकर आ रही है, ऐसे वर्षा कर रही है। सिंपल, हमें अभी विशेषज्ञ नहीं बनना है। वर्षा गिर रही है इसे चट्टानों पर। ठीक है, अब हमको जब वायु ऊपर वायुमंडल में वायु है, बहुत सारी वायु है, खूब सारी। अब इसमें से वायु से होकर के जल आ रहा है तो इसमें थोड़ी सी मात्रा वायु की हो सकती है। तो इसमें बोल रहा भाई हमें और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ना हमें विशेषज्ञ बनने की जरूरत है। सिंपल सोचना है। हिंदी माध्यम के बच्चे यहीं पर फेल हो जाते हैं, वो सिंपल सोच ही नहीं पाते। वो क्या होता है कि पढ़ के आते हैं और सिंपल की बजाय जटिल क्वेश्चन को जटिल बनाने लगते हैं। और इंग्लिश माध्यम के बच्चे क्या होते हैं, इसको सिंपल एक तरह से सोचते हैं, ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं तीनों कथन सही हैं, लेकिन आप कथनों की व्याख्या देखते हैं, मतलब इसके कथन को कौन सा सही है। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही, बिल्कुल सही बात है। तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं। दोनों कथन 1 की व्याख्या कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सही है कि भाई जल में ये चट्टान है और जल वर्षा जल यहाँ गिर रहा है, तो वर्षा जल में क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जब कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके साथ ऑक्सीजन भी है। वैसे भी आप देख लो कि CO2 है तो CO2 में ऑक्सीजन CO O2, ये भी तो ऑक्सीजन है। ऐसे भी सोचो, सिंपल सोचना, बहुत ज्यादा विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोचो कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो दोनों व्याख्या कर रहे हैं, तो हमारे कथन पहला ही ऐसे सही हो गया। लेकिन हम दूसरे को भी पढ़ेंगे। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही, किंतु उनमें से केवल एक कथन की व्याख्या, कथन 1 केवल एक कोई, मतलब या तो 2 या तो 3, दोनों में से कोई एक इसकी व्याख्या कर रहा है। ऐसे भी अब इस यूपीएससी ने क्या कर दिया, पिछले पैटर्न से थोड़ा सा, पिछले वर्ष से थोड़ा सा पैटर्न 2024 से चेंज किया है। तो 3 कथन वाले, इनसे घबराना नहीं है। अब इनकी संख्या बढ़ सकती है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इनकी संख्या बढ़ सकती है। इसलिए इन प्रश्नों की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि 2022 में यूपीएससी ने कुछ प्रश्नों को क्या किया था, केवल एक कथन वाले प्रश्नों को डाला। कैसे, ये केवल एक, मान लो ये 3 कथन दे दिए, इनमें से बोल दिया, इन तीनों में से कूट लिख दिया, केवल एक सही, एक सही, फिर केवल 2 सही, केवल 3 सही। ठीक, इस तरह से डाल दिया। अब इसमें तीनों को पढ़ने की जरूरत होती थी, इसलिए जो है यूपीएससी ने जब चेंज किया तो पहले शुरू में उसने 5 प्रश्न डाले थे, फिर धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ा दी थी। तो अब संभावना ये है कि इनकी संख्या बढ़ सकती है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लेना और घबराने की जरूरत नहीं। सिंपल पढ़ा, सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई कहीं पर आप बता दोगे कि मुझे कहीं स्पेशल पढ़ने की जरूरत है। सिंपल आपने जो 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उन्हीं से ये प्रश्न हो जाएंगे। फिर आगे हम चलते हैं। अब देखिए जलवाष्प के बारे में, आपको पता है जलवाष्प गैस के रूप में, मान लो सिंपल सोचना है कि जैसे ये समुद्र है,
ये महाद्वीप है, ठीक है। ये आपका समुद्र है, ये महासागर है, ठीक है। समुद्र, यहाँ पर क्या है, जल है। अब जल क्या होगा, यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ने से ये जलवाष्प बन के ऊपर जाएगी। सिंपल यही है ना, हमने जलवाष्प को यहीं पर रिवाइज कर लिया। अब ये क्या कह रहा है, यह एक गैस है, बिल्कुल है भाई। पानी जो होता है वो ठोस कैसा होता है, द्रव होता है। द्रव जब गर्म करोगे तो ये गैस बनेगा, और गैस को ठंडा करोगे तो द्रव बनेगा, द्रव को और ठंडा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। यही तो होता है, हमने यहीं पर रिवाइज कर लिया। जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। आपको ये भी पता है कि जैसे जल यहाँ पर वायु है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, गर्म समुद्र क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। गर्म होकर के ये जो जल है ये जल वाष्प बन करके ऊपर जाएगा। तो ये क्या होता है कि जल वाष्प जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो इसकी मात्रा जो यहाँ पर वायु में मान लो कि एक सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब क्षेत्र को हमने लिया, इसमें देखा कि वायु के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा कितनी है, तो इधर नीचे की ओर ज्यादा मिलेगी, ऊपर जाओगे तो इनकी मात्रा जो है कम होती चली जाएगी। तो ये कथन तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा। ये सिंपल 6 क्लास की एनसीईआरटी में है, इसमें विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। आपने इतना सोचा। अब दूसरा देखो, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम होता है। आपको पता है ध्रुवों पर कैसे हो जाएगा, ये तो इक्वेटर के पास ऐसे ज्यादा इसकी प्रतिशत अधिक होगा। किसका, जलवाष्प का। क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर ठंड होती है, हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा, ये जलवाष्प बनेगा ही नहीं, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी तो पड़ रही है, लेकिन उतनी तीव्र गति से वहां पर रोशनी नहीं पड़ रही कि जल जो है वाष्प में तब्दील हो जाए। थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इसका प्रतिशत कम होगा, इक्वेटर के पास आपको ज्यादा दिखाई देगा। तो दूसरा कथन गलत हो गया। तो आप इनमें से कोड देख लीजिए कौन सा कथन सही है, तो केवल एक आपको सही होता दिखाई देगा। ठीक, यहां पर ये जरूर देख लिएगा कि कौन सा कथन सही है। सिंपल देखिए, सिंपल प्रश्न है। इसमें बताइए कहीं पर विशेषज्ञ होने की जरूरत है। अब आपको ये तो पढ़ाया नहीं जाएगा कि ध्रुवों पर प्रतिशत, ये तो आप एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे, हालांकि टीचर आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन आपको जब आप सेल्फ स्टडी करें तो आपको स्पेशल कोई ये नहीं बताएगा कि इस तरह से प्रश्न आ जाएगा। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा, बेसिक नॉलेज आपका बेहतर था, ये प्रश्न आपके हो गए। अब आगे देखिए, सिंपल ये प्रश्न पिछले 1-2 बार से बार बार पूछ रहा है। प्रत्येक वर्ष 21 जून को, 21 जून का मतलब क्या है कि आपकी पृथ्वी होगी, अभी मैं बताऊंगा। 21 जून को निम्नलिखित में से किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, समझा होगा कि 12 घंटे से ज्यादा दिन कहां पर होगा, मतलब 12 घंटे से ज्यादा सूर्य की रोशनी कहां पर पड़ेगी। अब आप देखो, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और उत्तरी ध्रुव पर। अब इनमें से कौन सा हो सकता है, आप लोग उत्तर बताओ। अभी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको बता दूंगा। भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर और ध्रुवी। 21 जून की बात हो रही है, इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा। आपको मैंने ये दिखाई है इक्वेटर, ऐसे ग्लोब में देखा करिए, ये सूर्य है, सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ रही है। ठीक है, ये क्या इक्वेटर है, ये पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ये क्या इक्वेटर है। अब कर्क रेखा यहाँ पर होगी, मान लो ये ऐसे जाती ना यहाँ पर भारत से होते हुए ऐसे, तो ये सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ रही है, ये। अब मकर रेखा मान लो ये है, तो मकर रेखा पर इतनी रोशनी नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको पता है ना कि सूर्य उत्तरायण की ओर जा रहा है, इसका मतलब कि अब धीरे धीरे भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर सूर्य या पृथ्वी मतलब जो है घूम रही है। सूर्य तो अपने स्थिर अपनी जगह पर है, बाकी सूर्य की रोशनी जो है अब क्या पड़ रही है, कहां पर पड़ रही है, कर्क रेखा पर पड़ेगी, धीरे धीरे भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, भूमध्य रेखा से ऊपर धीरे धीरे आएगी। तो 21 जून की बात हो रही है, 21 जून की बात हो रही है ना ये। तो 21 जून पर क्या स्थिति होगी, यहां भी रोशनी पड़ेगी और यहां भी पड़ेगी, लेकिन भूमध्य रेखा पर उतनी तेज रोशनी नहीं पड़ेगी और यहां मकर रेखा पर भी उतनी नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट किरण 21 जून पर कर्क रेखा पर पड़ेगी और इसके साथ साथ ऊपर वाले ध्रुवों पर भी पड़ेगी, क्योंकि ये झुकी हुई है 23.5 अंश। आपको पता है ना, पृथ्वी देखो झुकी हुई है ना। तो इसलिए ये जो है 12 घंटे का दिन, इससे प्लस 12 घंटे से प्लस दिन यहां पर आपको दिखाई देगा, मतलब 12 घंटे से ज्यादा का दिन यहां पर आपको ऊपर के मतलब कर्क रेखा पर और ध्रुवों पर दिखाई देगा। कहां पर, उत्तरी ध्रुव पर। यही चीज तो पूछ रहा है। अब आपने ये चीज अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन हो जाता। तो कर्क रेखा पर पढ़ रहा है और उत्तरी ध्रुव पर पढ़ रहा है, यही चीज तो पूछ रहा है। इससे पहले भी यूपीएससी ने ऐसे पूछा था, तो डी आंसर आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ये चीज बिल्कुल सिंपल आपको बताया। चौथा प्रश्न देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आपको क्या करना है, ये 19 नंबर प्रश्न है। आप ए सीरीज के जितने भी प्रश्न है, ये ए सीरीज के 15 नंबर है, ये 12 नंबर है, इससे पहले 7 नंबर। ये प्रश्न आप ए सीरीज के देख सकते हो, जिन पर हमें कोई विषय मतलब विशेष रूप से जानकारी की आवश्यकता नहीं। ये प्रश्न आपके आराम से हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न 2026 में भी आएंगे दोस्तों, देखना आप इनको जो है आराम से 2026 में आराम से करोगे तो हो जाएंगे। और वहां पर पैनिक नहीं होना है, एग्जामिनेशन हॉल में पैनिक होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सिंपल देखना है, जाना है आराम से, बिल्कुल 5 मिनट आप थोड़ा सा अपने आप को शांत रखिए, मेडिटेशन की मुद्रा में आ जाइए, शांत हो जाइए। कोई कुछ भी करा, किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। सिंपल प्रश्नों को देखोगे आराम से हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, पेपर टाइम में किसी से कुछ बात नहीं करनी, क्योंकि आप बात करोगे कहेगा भैया ये टॉपिक तैयार है, वो टॉपिक तैयार है, बस ऐसे में आप डिस्टर्ब हो गए। अब वहां अंदर गए तो पता चला उस टॉपिक से कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन आपके माइंड में वो चीज गूंज रही, यार उसने तो बहुत पढ़ा है। बिल्कुल किसी से कुछ बात नहीं करनी। सिंपल देखिए, निम्नलिखित में से कितने पौधे मटर कुल के, मटर कुल का मतलब क्या होता है कि ऊपर खोखला होगा, अंदर मटर की दाने जैसे
संरचना होगी। सिंपल यही है ना, मटर कुल यही होगा। सिंपल सोचा मैंने। अब वहां पर मुझे नहीं पता कि मटर में कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं, मुझे कुछ नहीं पता मटर फैमिली में कौन कौन सी जातियां या कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं फसलों की, तो मुझे नहीं पता। लेकिन मटर के मतलब मुझे होता है कि मटर का दाना है, उसके अंतर्गत मटर के ऊपर ये कवर होगा और अंदर जो है छोटे छोटे दाने होंगे। तो ये कौन कौन सी दालों पर कौन कौन सी मटर में होंगे। ठीक, तो मूंगफली आपको पता है, मूंगफली को आप छील के खाते हो, छील के खाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुल्थी भी एक दाना होता है, कुल्थी कई लोगों को नहीं पता होगा, वो चर्चा में था काफी करंट अफेयर में, तो इसलिए यूपीएससी ने इसको रख भी दिया। कुल्थी क्या होता है, ये भी एक मटर के दाना, अभी मैं दिखाऊंगा आगे। ये भी जो है सेम जैसे होता है ना, सेम की फल आपने सेम खाया होगा, सेम की सब्जी, तो उसमें भी मटर के दाने या सेमी वगैरह आपने देखा होगा, उसमें भी होता है। सोयाबीन, सोयाबीन तो आपको पता ही है कि सोयाबीन भी मटर के दाने के तरीके होता है। ठीक, ऐसे ही सेम जो है ये प्रश्न, तो मैंने इसको मान के चला कि तीनों में ऐसी ही होगा, तो ये तीनों कथन मेरे हिसाब से सही होंगे। क्यों? क्योंकि ये मटर कुल में तीनों में अंदर जो है ऊपर कवर है, अंदर से दाने निकल रहे हैं। सिंपल आप ऐसे भी सोचोगे, कुल्थी में भी होगा कि मटर के दाने निकल रहे हैं, और सोयाबीन में भी ऐसे निकल रहा है कि ऊपर कवर है, सब में ऊपर कवर है और अंदर जो है मटर के दाने जैसे निकल रहे हैं। तो ये मटर के दाने ही हमने मान लिए कि ऐसा होगा। सिंपल सोचा और प्रश्न आपके हाथ में आ गया। अब इसमें बताइए कहीं पर आप स्पेशल पढ़ोगे कि मूंगफली के बारे में क्या होता है, कुल्थी के बारे में क्या होता है, सोयाबीन के बारे में क्या होता है। ये चर्चा में आ जाती है। जब चर्चा में कुछ चल रहा होता है तो व्यक्ति यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सोयाबीन है, देखिए ये मटर के दाने, देखिए कवर है ऊपर और कवर के अंदर ये दाना है। यहाँ पर भी देखिए, ये देखिए कुल्थी है, कुल्थी में भी अंदर मटर जैसा है, और मूंगफली में भी कवर है, अंदर मटर है, मटर जैसा ही है। सिंपल सोचा। अब आपको कुल्थी में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, कुल्थी कैसे ही, कुल्थी भी आप उस समय चर्चा में चल रहा था काफी, इसलिए यूपीएससी ने रख दिया। लेकिन आप जब भी ऐसा लगे तो तुरंत दिमाग लगाओ कि ऐसा अंदर कुछ सेम जैसी रीजनिंग जैसा कुछ दिमाग लगाना है कि कुछ ऊपर कवर है और अंदर दाने, तभी एक जैसी है, तभी इसको मान के चल रहा है। अब स्पेशल इसमें कहीं विशेषज्ञ मतलब विशेषज्ञता के साथ पढ़ने की आवश्यकता है क्या? कुछ नहीं पढ़ने की आवश्यकता, सिर्फ सिंपल आपने पढ़ा, देखा और प्रश्न आपके हाथ में हो गए। इसलिए सिर्फ आपको बेसिक चीजें पढ़नी है दोस्तों। बेसिक चीजों से मत भागो, करंट अफेयर के पीछे इतना मत भागो कि करंट अफेयर से पीछे भागते भागते आपका बेसिक छूट जाए। करंट अफेयर पढ़ना है, बेसिक के साथ टच करके पढ़ना है। बेसिक से मैच करेगा तो पढ़ेंगे, बेसिक से नहीं मैच कर रहा हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही और भी प्रश्न हम लेकर के आएंगे। धीरे धीरे आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए, आराम से ये प्रश्न हो जाएंगे। तो यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।